हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की जो धारा 180 तक हमने पढ़ लिया था। धारा 181 से यहाँ पर हम कवर करेंगे 181 से 185। इसके शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो ये हमारे लिंक हैं https://t.me और RS गुरुजी। तो आप डायरेक्ट सर्च भी करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको RS गुरुजी के नाम से मिल जाएगा। करीब 450 से 500 के आसपास सब्सक्राइबर्स अभी वहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो यूट्यूब पर अगर आप पहली बार नए हैं तो ये लिंक पर जाकर आप वहाँ पर मुझसे जुड़ जाइए, या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो आपको फटाफट मिल जाएँ। और अगर ये वास्तव में आपको वीडियो पसंद आती है, मेरा कंटेंट समझ आता है, तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये शॉर्ट नोट्स है ना वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि वीडियो के जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको पढ़ने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। धारा 181 क्या बोलती है? किसी भी परियोजना या स्कीम की व्यावृत्ति। अब देखो, व्यावृत्ति वगैरह ये जो शब्द है ना, इनको तो आप छोड़ो, लेकिन फिर भी इस धारा में क्या बोला गया है? इस धारा में ये बोला गया है कि उक्त योजना के अंतर्गत नहीं आने वाली किसी योजना को कार्यान्वित करने की शक्ति किसको है? नगर पालिका को है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी तक इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे यार, मास्टर प्लान वगैरह जो अपन बनाते हैं, नगर पालिका बनाती है, या फिर 5 साल के लिए कोई प्लान बनाती है, या फिर 1 साल के लिए जो भी प्लान बनाती है। तो अब वो प्लान बना लिया मान लो, लेकिन उसके बाद में नगर पालिका को लगता है कि यार ये प्लान तो हमने जो मास्टर प्लान में बनाया है, मान लो ये वाला जो मास्टर प्लान में बनाया है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए ये वाली योजना बनाई जा सकती है, या फिर यहाँ पर ये पार्क बनाया जा सकता है, यहाँ पर ये स्टेडियम बनाया जा सकता है। तो ऐसे कुछ प्लान्स उसको बाद में दिमाग में आते हैं नगर पालिका को, या नगर पालिका को लगते हैं कि यार इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा, इस प्लान में ये योजना और अगर शामिल कर दें तो इसका जो फ़ायदा होगा बहुत सारे लोगों को होगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मास्टर प्लान में सारी चीज़ें शामिल नहीं होती, किसी भी योजना में शामिल नहीं होती, तो बाद में अगर किसी योजना को और ऐड करना हो, उसको कार्यान्वित करना हो, जो नगर पालिका को लगे कि उचित है, तो उसकी शक्ति किसके पास रहेगी? नगर पालिका के पास रहेगी। ये डिसीजन नगर पालिका लेगी कि वहाँ पे कौन सा काम किया जाना है। अगर नगर पालिका को उचित लगता है तो किसी भी योजना को शामिल कर सकती है, ठीक है, उसको कार्यान्वित कर सकती है। तो और अगर वो मास्टर प्लान में किसी योजना में शामिल नहीं है तब भी उसको एग्जीक्यूट करने का जो दायित्व है वो नगर पालिका को दिया गया है। उसको कोई अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है राज्य सरकार से, या राज्य सरकार से कोई लिखित निर्देश की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नगर पालिका को उसके पावर्स दी गई हैं। अब बात करते हैं धारा 182 की। तो धारा 182 क्या बोलती है कि भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बंधन। इसका मतलब क्या है कि इस धारा में जैसे मान लो ये वाली जो जगह है, ये आप यहाँ पर रह रहे हैं, कल को इसको रहने वाली जो जगह है इसको आपने स्कूल बना दिया, तो अब पहले ये रेजिडेंशियल था लेकिन अब ये कॉमर्शियल हो गया ना, तो आपने भूमि का जो उपयोग था उसको परिवर्तन कर दिया। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई रेजिडेंशियल जगह है, उसके टैक्सेज अलग होते हैं, बिजली की दर अलग होती है, पानी के लिए अलग सुविधाएं होती हैं, है ना, और वहाँ पर जो लाइटिंग्स आती हैं, या फिर वहाँ पे स्ट्रीट लाइट है, वहाँ पे जो टैक्सेज हैं, स्टाम्प ड्यूटी है, वो सब अलग होते हैं। कॉमर्शियल जो जगह है उनकी जगह उनका सब कुछ अलग होता है। तो मान लो आपका जो भूमि का उपयोग है उसको आप परिवर्तित कर रहे हो, तो उसके इसमें इस अधिनियम के तहत क्या जो निर्बंधन क्या लगाए गए हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो इस धारा में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है कि इसी धारा में पढ़ने वाले हैं कि भूमि के उपयोग का परिवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति। तो मान लो भूमि का उपयोग है उसको परिवर्तन करना है, तो उस केस में जो राज्य सरकार की शक्तियाँ क्या क्या हैं ये भी हम इस धारा के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है जिस प्रयोजन के लिए भूमि का आवंटन किया गया हो उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो साफ साफ लिख दिया कि जैसे आपने जिस प्रयोजन के लिए आपको भूमि का आवंटन किया गया है ना, कि भाई आपको रेजिडेंशियल के लिए यूज लेनी है या फिर आपको कॉमर्शियल यूज लेनी है, तो उसको किसी और प्रयोजन के लिए और किसी उद्देश्य के लिए उस भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि आपके कमर्शियल, आपका जो रेजिडेंशियल है, घर में आप कोचिंग चला रहे हो, घर में आप कोई और ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो जिसका कमर्शियल यूज आ रहा है, जहाँ से आपके पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका प्रयोजन जो जिसके लिए आपको आवंटित किया गया है ना कोई भी जगह, उसी यूज के लिए आना चाहिए, कोई और दूसरा पर्पज आपका नहीं होना चाहिए। नंबर 2 बात आती है यहाँ पर निकल कर कि राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी लोकहित में पड़ोसियों से आक्षेप सुनने के बाद नियत दरों पर सम परिवर्तन प्रभारों के संदाय के बाद
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुज्ञा दे सकेगा। तो 4-5 कंडीशंस ऐसी लिखी हुई कि किस किस केस में दे सकता है, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। लेकिन फिर भी जैसे यहाँ पर भूमि का आवंटन है उसको अलग उपयोग नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति के द्वारा, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दे दी गई है कि जो राज्य सरकार है ना, या फिर उसके द्वारा कोई भी प्राधिकृत जो अधिकारी है वो लोकहित में, उसको लगता है कि यार लोकहित में लोगों के लिए इसको इस जगह का भूमि परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। उसके आसपास के जो पड़ोसी हैं उनसे भी वो आक्षेप सुनेगा कि भाई तुम्हारा कोई आक्षेप तो नहीं है, तुम तो कोई विरोध नहीं है, तुम्हारी कोई शिकायत तो नहीं है। उनसे सुनने के बाद में साथ में अगर कोई फिक्स रेट्स हैं जिन पर कोई भी टैक्सेज हैं, कोई भी पैसे हैं, जो भी कुछ देना है, प्रभार जो हैं, पेमेंट्स हैं, वो पेमेंट होने के बाद में राजपत्र में अधिसूचना देने के बाद में अनुज्ञा दे सकता है, इसकी मंजूरी दे सकता है कि भाई आप इसका परिवर्तन कर सकते हो। तो लेकिन इसकी कंडीशन किस किस क्या क्या कंडीशन दी गई हैं, ये कौन कर सकेगा, राज्य सरकार कर सकेगी या उसका कोई अधिकारी कर सकेगा। किस केस में, लोकहित में होगा, पड़ोसियों से आक्षेप सुनने के बाद होगा, और नियत दरों पर परिवर्तन, जो नियत दरों पर जो टैक्सेज हैं, पेमेंट्स हैं, जो भी हैं, अगर उनका पेमेंट कर दिया जाता है तो उसके बाद ही ये काम किया जा सकता है, और ये राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ये किया जाएगा और मंजूरी दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर किसी अधिकारी को लगे कि कोई अनुज्ञा मंजूर की जा सकती है और अगर किसी व्यक्ति ने कोई आवेदन नहीं किया हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अधिकारी को संज्ञान अधिकारी स्वयं भी ले सकता है, अधिकारी को लगता है कि यार ये अनुज्ञा मंजूर की जा सकती है, ये भूमि का परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन अब व्यक्ति ने तो किसी ने उसके लिए कोई आवेदन दिया ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में नगर पालिका इस कार्य के लिए कैंप लगा सकती है कि जो भी लोग हैं जो इस तरह के भूमि का परिवर्तन कराना चाहते हैं और नगर अधिकारी को लगता है कि यार ये काम होना चाहिए, तो उस केस में वो कैंप लगवा सकता है, नगर पालिका कैंप लगा सकते हैं, और वहाँ पर जो लोग हैं इस कैंप का फ़ायदा ले सकते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि परंतु अगर पहले भूमि का उपयोग लोकहित का मतलब जैसे शिक्षा, चिकित्सा हेतु रियायती दर पर किया गया हो, तो भूमि के परिवर्तन हेतु मूल दर और प्रचलित दर का अंतर नगर पालिका निधि में जमा कराया जाएगा। अब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे भूमि का जो उपयोग है वो लोकहित पर, जैसे शिक्षा और चिकित्सा हेतु रियायती दर पर किया गया हो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई पहले जो जगह है वहाँ पे शिक्षा स्कूल के लिए वो जो भूमि आवंटन किया गया था, चिकित्सा कोई हॉस्पिटल के लिए आवंटन किया गया था, तो वहाँ पर वो टैक्सेज वगैरह थे जो बहुत रियायती दर पे थे। ठीक है, लेकिन अब उसको आप पर्सनल निजी हित में यूज लेना चाहते हो, ठीक है, उसको उस पर टैक्स ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ कि भाई वहाँ पर नगर पालिका को, राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है ना, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए जो वहाँ पर मूल दर थी और जो आपने प्रचलित दर पर जो भुगतान किया जा रहा है, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा ना, वो आपको नगर पालिका निधि में जमा कराना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट को आप वो पेमेंट जमा कराओ, तो वो दोनों का डिफरेंस जो टैक्स बन रहा चाहिए आपका जो कॉमर्शियल यूज के लिए, और पहले जो रियायती दर पर जो टैक्स बन रहा था जो भी, तो दोनों का जो डिफरेंस है ना, ज़्यादा ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो वो आपको नगर पालिका निधि में जमा कराना पड़ेगा, तभी वो परिवर्तन हो सकता है भूमि का। ठीक है, एक जो भूमि का एक प्रयोजन के लिए जो यूज आ रही थी उसको दूसरे प्रयोजन में कन्वर्ट कराने का कंडीशन ये दी गई है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ये टेलीग्राम चैनल है RS गुरुजी, उस पर जाइए, या फिर यूट्यूब चैनल पर जो RS गुरुजी है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 183 सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन। ठीक है, तो सार्वजनिक मार्ग है जैसे नगर पालिका में, तो उसके नियमित लाइन, जैसे मान लो यहाँ पर कोई लाइन बनानी है, यहाँ पर कोई रास्ता बनाना है, सार्वजनिक मार्ग के दोनों ओर कोई रास्ता बनाना है या वन साइडेड बनाना है, तो उसके इसमें क्या क्या कंडीशंस बताई गई हैं इस अधिनियम के तहत, धारा 183 के तहत। तो इसमें बोला गया है कोई भी नगर पालिका सार्वजनिक मार्ग के किसी ओर या दोनों ओर लाइन विहित कर सकती है कि ये जो मार्ग है, मान लो सार्वजनिक मार्ग है किसी नगर पालिका में, तो ये इधर साइड कोई लाइन बना सकती है, इधर साइड कोई लाइन बना सकती है, कोई और छोटी सी पट्टी बना सकती है। ठीक है, तो ये जो धारा 183 में सार्वजनिक मार्ग के नियमित लाइन के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम। तो ये नगर पालिका का कार्य है सबसे पहले। ठीक है, सार्वजनिक मार्ग के किसी और भी या दोनों और लाइन विहित कर सकती है। नेक्स्ट है, नई लाइन विहित करने से पूर्व प्रभावित भूमियों के स्वामियों के लिए 1 मास पूर्व नोटिस लगाएगी। अब यहाँ पर क्या है, 1 मास पूर्व। अब क्या है, जैसे मान लो ये वाला रास्ता है और यहाँ पे कोई लाइन डेवलप करनी है दोनों साइड, तो इधर साइड भी कोई मकान होंगे, दोनों साइड कोई मकान होंगे यहाँ पर, ऐसे इधर साइड इधर साइड इधर साइड। उससे क्या होगा कि ये भूमि जो अब मान लो ये लाइन बनानी है
नगर पालिका को, तो ये जो स्वामी हैं उनके भी तो हित प्रभावित हो सकते हैं ना। तो उनको 1 मास पूर्व मतलब 30 दिन पहले उनको सूचना देगी, नोटिस देगी कि भाई आपको कोई परेशानी है तो आप हमें बता दीजिए। बताने के बाद में अगर आपको हम पहले ही नोटिस दे रहे हैं, जो चीज़ें आपके सामान है, नुकसान कुछ हो सकता है, हम यहाँ पे जैसे कुछ डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, यहाँ पे कुछ भी काम करवाएंगे, तो आपको जो नुकसान हो सकता है पहले से ही ध्यान में रहें, ठीक है। आपका कोई नुकसान हो रहा है, आपने अतिक्रमण कर रखा है, तो आपको पहले ही उस चीज़ को हटा लें। तो नई लाइन विहित करने से पूर्व प्रभावित भूमि के स्वामियों के लिए 1 मास पूर्व यहाँ पर नोटिस लगाया जाएगा नगर पालिका के द्वारा। नेक्स्ट है, नगर पालिका उक्त क्षेत्र के लिए नक्शा एवं विवरण तैयार करेगी। जो ये सार्वजनिक मार्ग के लिए मान लो कोई रास्ता बनाना है, लाइन विहित करनी है, तो वहाँ के लिए नगर पालिका क्या करेगी, नक्शा और विवरण तैयार करेगी। नेक्स्ट है, इसके बाद यह है विहित लाइन सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन कहलाएगी। जैसे मान लो अब ये नक्शा विवरण तैयार कर दिया, अभी तक तो विहित लाइन बोला जा रहा था कि भाई यहाँ पे ये लाइन डेवलप होगी, लेकिन अब इसके बाद में ये सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन कहलाई जाएगी कि भाई अब ये नियमित लाइन में डेवलप हो गया है, ठीक है। और कोई व्यक्ति इस नियमित लाइन के भीतर भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं कर सकता। तो जैसे मान लो ये कोई रास्ता है, यहाँ पे ये लाइन बना दी गई है नियमित लाइन, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ पे कोई मकान नहीं बना सकता, पुनर्निर्माण नहीं कर सकता, निर्माण नहीं कर सकता। अब यहाँ पर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पुनर्निर्माण या निर्माण करता है तो अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो उस पर 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और नगर पालिका इसको रोकने का निर्देश देगी। साथ में इसको तोड़ देने का लिखित नोटिस भी देगी कि भाई उस व्यक्ति को कहेगी कि अब ये पुनर्निर्माण जो आप कर रहे हो उसको रोको, पहली बात तो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसको पहले जो स्थिति में था उसी स्थिति में लेके आओ, जो निर्माण आपने पुनर्निर्माण किया उसको तोड़ देना चाहिए आपको, ये उसको उम्मीद रहेगी नगर पालिका को उस व्यक्ति से, ठीक है। तो जुर्माना कितना लगेगा, 2,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच में। नगर पालिका को रोकने का निर्देश देगी और साथ में बोलेगी भाई जो भी आपने निर्माण किया है उसको ज़रूर से ज़रूर तोड़ दीजिए, ठीक है। अब इस केस में क्या है कि मान लो ये कोई लाइन बना दी या फिर कोई लाइन वगैरह या सार्वजनिक मार्ग के दोनों ओर बना रही हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो उस जगह से। तो उस केस में क्या होगा, अगर कोई किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है उस निर्माण से या जो नगर पालिका का डिसीजन है उससे, तो वो क्या करेगा, कोई भी व्यक्ति इस अगर आदेश से व्यथित हो तो आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर जिला कलेक्टर को अपील कर सकता है। कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर व्यक्ति अपील कर सकता है, किसको, जिला कलेक्टर को। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये जिला कलेक्टर को 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है और इस केस में जो अपील अधिकारी है उसका आदेश अंतिम होगा। अब जो भी आदेश यहाँ पर जिला कलेक्टर साहब देंगे, जो भी अपील अधिकारी हैं, जो भी वो आदेश देंगे वो यहाँ पर उसको आदेश को अंतिम माना जाएगा कि ये आदेश अंतिम है, इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। और इस आदेश को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं लगाया जा सकता किसी भी न्यायालय में, मतलब उसको मानना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर इस जो भी आदेश है, कोई निर्माण अगर यहाँ पर नगर पालिका कर रही होगी तो उस निर्माण के प्रति अगर उसको कोई अपील करनी है, कोई उसको मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो अपील कर सकता है जिला कलेक्टर के सामने और 30 दिन के भीतर कर सकता है, ठीक है। वो आदेश अंतिम होगा, न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे पढ़ी। ये था धारा 183। अब बात करते हैं धारा 184। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। वो समझ आ गया तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें और यूट्यूब को भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 184। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भूमिगत उपयोगिताओं, ये ले नहीं है, के है इसकी जगह, तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये ले नहीं है, इसकी जगह के लिख लेना, ठीक है। तो भूमिगत उपयोगिताओं के लिए मार्ग का अधिकार, तो क्या होता है, जैसे भूमि उपयोगिता कौन होते हैं, जैसे मान लो कोई आपकी ये रास्ता जा रहा है, ठीक है, इसके नीचे मान लो कोई केबल डालनी है, जैसे टेलीफोन की केबल्स जो आते थे पुराने टाइम पे, लैंडलाइन फ़ोन चलते थे, उनकी केबल डालनी है, गैस की पाइपलाइन डालनी है, पानी की लाइन डालनी है आपकी ज़मीन के नीचे, या फिर विद्युत की लाइन डालनी है, या सीवरेज पाइप डालने हैं, या आपके मकानों के नीचे, जगह के नीचे मेट्रो का कोई रास्ता जा रहा है, ठीक है, अंडरग्राउंड होके, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या है, धारा 184 कहती है कि भूमिगत उपयोगिताओं के लिए जो मार्ग देने का अधिकार है वो इस अधिनियम के तहत दिया गया है,
ठीक है, उनको भी तो रास्ता देना चाहिए ना भाई, जो भी केबल पाइपलाइन वगैरह कुछ भी डलेंगी यहाँ पर, है ना, नाली वाली बनेगी, सीवरेज पाइप वगैरह डालेंगे, तो उसके लिए भी मार्ग का अधिकार यहाँ पर नगर पालिका को दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि विभिन्न अधिनियमों के तहत, जैसे विभिन्न अधिनियम मतलब जैसे टेलीग्राफ अधिनियम हो गया, विद्युत अधिनियम वगैरह कुछ ऐसे जो भी हैं, उसके तहत राज्य सरकार निम्नलिखित उपबंध करेगी। तो राज्य सरकार यहाँ पर उपबंध करेगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर क्या उपबंध करेगी, नगर पालिका भूमिगत विद्युत गैस टेलीफोन लाइंस आदि हेतु मंजूरी देगी। तो यहाँ पर राज्य सरकार ने उपबंध कर दिए हैं कि भाई अगर आपको कोई भी मान लो केबल वगैरह अगर इसके अंडरग्राउंड जानी है, भूमिगत कोई केबल वगैरह, विद्युत केबल, गैस टेलीफोन लाइन अगर जानी है, तो यहाँ पर नगर पालिका को मंजूरी देना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो भी विभाग हैं जिनका ये काम होना है, वो नगर पालिका को क्या करेंगे, नक्शे और विवरण उपलब्ध कराएंगे कि भाई इस जगह हमारी ये टेलीफोन लाइन जाएगी, हमारी विद्युत लाइन जाएगी या पाइप जाएंगे, ये सारी कुछ जो भी विभाग है ना, वो नगर पालिका को ये सूचना देंगे, बाकायदा मैप देंगे और जब पूरी डिटेल वहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है, अगर ऐसे मार्गों को कोई क्षति होती है तो संबंधित विभाग खर्च उठाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये रोड है, इसके नीचे पाइपलाइन जानी है, तो भाई ये रोड टूटेगा। अब रोड टूटेगा तो भाई नगर पालिका को काम तो है नहीं कि नगर आपको रास्ता भी देवे और आपको मतलब पैसा भी खर्च भी उठाएं, बाद में हम इसको रिपेयर भी करवाएं। तो यहाँ पर ये जो काम बताया गया है, किसको बताया गया है कि संबंधित जो विभाग है जो ये काम करवा रहा है उसको ही ये खर्च उठाना पड़ेगा, जो भी रिपेयर है वो उसको ही करवाना पड़ेगा, रिपेयर में जो खर्चा आया है वो भी उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये धारा 184 थी कि भूमिगत उपयोगिताओं के लिए यहाँ पर मार्ग देने का अधिकार किसको दिया गया है, वो कैसे दिया गया है, क्या क्या कंडीशंस हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धारा 185 भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शे। तो जो ये उपयोगिता जो है इनके नक्शे से रिलेटेड क्या यहाँ पर जानकारी दी गई है कि मुख्य नगरपालिक अधिकारी नक्शे, विवरण, रेखा चित्र, मलवहन, जो मेन होल वगैरह हैं उनका संधारण करवाएगा। मतलब वो नक्शे से रिलेटेड जो भी पावर्स रहेंगी, जो भी ड्यूटीज़ रहेंगी, वो किसकी रहेंगी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी की रहेगी। कि जो भी नगर पालिका को जो भी नक्शे वगैरह जो उपलब्ध कराने का काम है, वो उनसे लेने का काम है, वो किसका रहेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी का रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, यहाँ से ज्वाइन कर लें। यूट्यूब चैनल पर इस परिवार को ज़रूर बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कीजिए, ये नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोबारा, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।